हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सैयद साजिद अली और आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लेवल का 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे इवोल्यूशन। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाए, तो आपका वक्त बचाने के लिए मैं जो हूँ डिस्क्रिप्शन में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सब टॉपिक्स है वो देने वाला हूँ। आई होप ये सब टॉपिक्स अलॉन्ग विद देयर टाइमिंग जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। आप उस टाइमिंग पे क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्टली उस टॉपिक पे पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये सारे टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला टॉपिक जो है आज का वो है क्या, इवोल्यूशन। ठीक है, अब ये इवोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या? इवोल्यूशन वर्ड का मतलब होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, तो फिर डेवलपमेंट का मतलब क्या? मतलब प्रोग्रेस करना। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि कैसा अर्थ प्रोग्रेस किया और कैसा उस अर्थ के ऊपर लाइफ आई, उसको बोलते हैं इवोल्यूशन। मगर आपने देखे होंगे कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट रातों रात नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि सुबह में कुछ नहीं था और अचानक रात में पूरी दुनिया बस गई, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सारा प्रोसेस जो है एक टाइम लेता है। उस टाइम को क्या बोलते हैं, ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल बोले तो क्या, वेरी स्लो चेंज, यानी आहिस्ता आहिस्ता कुछ चेंजेस होते जाते हैं और तब जाकर जो है हम लोगों को ये दुनिया और ये दुनिया पे रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स सारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कि अप्रोक्सीमेटली 3.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ नहीं थी। अब आप बोलेंगे सर ये बिलियन क्या होता है? देखो वो आपकी बुक में बोल रहा है 3.5 बिलियन years ago life was not existing on the earth। ये साइंटिफिक वे से इन लोग बता रहे हैं, साइंटिफिकली ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखो 10 lakhs इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 मिलियन। ठीक है, और 1000 मिलियन, एम कैपिटल में होना चाहिए, 1000 मिलियन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, इज इक्वल टू 1 बिलियन। तो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, अभी से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले क्या था, यानी कि अर्थ के ऊपर कोई लाइफ थी नहीं, लेकिन अर्थ के ऊपर जो है और अर्थ के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स थे। तो आप बोलेंगे सर एलिमेंट्स क्या है? आपने नाम सुने होंगे, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कैल्शियम, और भी सारे हैं। 118 टोटल है। अगर आप साइंस 1 चैप्टर नंबर 2 देखोगे, उसमें पीरियोडिक टेबल में ये सारे जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है सिस्टमेटिकली इन अ पीरियोडिक टेबल। तो इसको बोलते हैं एलिमेंट। ये एक एलिमेंट, नाइट्रोजन इज़ 1 एलिमेंट, कार्बन इज़ 1 एलिमेंट, ये हर एक अपना अपना एक एक एलिमेंट है ये। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब अर्थ के ऊपर लाइफ नहीं थी तो लाइफ कैसा एग्जिस्टेंस में आई, विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स थे अर्थ के क्रस्ट पे। क्रस्ट बोले तो अर्थ की पहली लेयर यानी मिट्टी में। लेकिन ये सब एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है। अगर जोर की हवाएं अलग बात है, अदरवाइज वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है। तो क्या हो गया कि उस टाइम पे कैसा, तो क्लाउड फॉर्म हुआ और बारिश हुई। जब बारिश हुई तो पानी आया। पानी आया तो क्या हो गया, ये सारे एलिमेंट उसके अंदर मिक्स हो गए पानी में और एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करने लगे। अगर आपको पता होगा कि जब ये पानी में घुल जाते हैं तो इनके ऊपर कोई पर्टिकुलर चार्ज आ जाता है, तो पर्टिकुलर चार्ज आ जाता है, तो ये लोग, इन लोगों के ऊपर चार्ज आया। अब आपको मालूम है कि पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव या नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, तो क्या हो गया, नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, ऐसा होने लगा। और क्या होने लगा, ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे से करीब आए और चिपक गए। जब एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स हो जाते हैं ऐड, एलिमेंट्स प्लस एलिमेंट्स जब एक दूसरे से चिपकते हैं, चाहे वो 2 एलिमेंट हो या 1000 एलिमेंट्स चिपक गए हो, एलिमेंट प्लस एलिमेंट प्लस एलिमेंट प्लस एलिमेंट इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू कंपाउंड। तो ये बनने लगे क्या, कंपाउंड्स बनने लगे। ये याद रखो। ठीक है, मैंने खाली 2 एलिमेंट लिखा हूँ,
दो से ज़्यादा भी रह सकते हैं, कितने भी रह सकते हैं। अगर खाली बस इतना है कि एलिमेंट अगर एलिमेंट से मिल गया तो अब वो एलिमेंट नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा क्या, कंपाउंड। तो क्या हो गया, अर्थ के ऊपर कंपाउंड फॉर्म होने लगे, और ये जब कंपाउंड फॉर्म होने लगे तो पहला जो उस पर मॉलिक्यूल बना, अब क्या हो जाता है, कंपाउंड कंपाउंड ऐड होके क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, तो क्या हो जाता है, कंपाउंड, कंपाउंड, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड मिलके क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल बन गया, और साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि पहला जो कंपाउंड या सॉरी पहला जो मॉलिक्यूल बना था इसके ऊपर वो था क्या, प्रोटीन मॉलिक्यूल। पहला जो था वो प्रोटीन मॉलिक्यूल बना। इसके बाद ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है आहिस्ता आहिस्ता, जैसा मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ कि प्रोटीन इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर सेल। तो क्या हो गया, प्रोटीन प्रोटीन जुड़ने लगी और क्या हो गया, पहली सेल जो हम लोग को मिली। आपके बुक में और भी बोला गया कि न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ये सारी चीज़ जो है पहला बनी थी। न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड देखो इंडिया में रहते हैं तो क्या बोलते हैं, इंडियन, बराबर है। न्यूक्लिक मतलब क्या, यानी कि न्यूक्लियस में रहने वाला। एसिड बोले तो एसिडिक इन नेचर। न्यूक्लियस में कौन रहता है, डेफिनेटली वो रहता है क्या, नथिंग बट डीएनए या क्रोमोसोम बोल दो, बराबर है। डीएनए इज नथिंग बट लिपटा हुआ क्रोमोसोम है वो, बराबर है। सॉरी, क्रोमोसोम इज नथिंग बट लिपटा हुआ डीएनए है, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था, मेरा पहला वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड पहला वीडियो देखिए, आपको उसके बारे में डिस्क्रिप्शन रहेगा कि कैसा क्रोमोसोम, डीएनए वगैरह के बारे में। तो एनीवे, तो क्या हो जाता है, न्यूक्लिक एसिड बोले तो क्या, नथिंग बट डीएनए और आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड इज नथिंग बट डीएनए एंड आरएनए, तो ये याद रखो। तो आपकी बुक में बोला गया है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल बने हैं, न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल बने हैं, फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते पूरी सेल बन गई, और इस तरीके से जो है दुनिया में जो है, यानी कि अर्थ के ऊपर पहली सेल बन गई। अब एक सेल बन गई, नो डाउट, चलो अच्छी बात है, लेकिन क्या हो गया कि जैसा जैसा लाइफ के ऊपर, सॉरी अर्थ के ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। कॉम्प्लेक्सिटी बोले तो क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा एक सेल जो है पूरी अच्छे से सरवाइव नहीं कर पा रही थी उस वक्त की कंडीशन में। तो क्या हो गया, एक सेल दूसरे सेल के करीब आई और एक दूसरे से अटैच होने लगी। तो यूनिसेल्यूलर के साथ साथ मल्टी सेल्युलैरिटी भी चालू हो गई। याद रखो, वो सिंगल सेल जो अकेला सरवाइव कर पाई उस कंडीशन में, वो अटैच नहीं हुई, वो मल्टी सेल्युलैरिटी नहीं दिखाई। मगर वो कमज़ोर सेल जो सरवाइव करने में मुश्किल पा रहा था, तो उसने क्या करे, उसने मल्टी सेल्युलैरिटी का जो है ये चीज़ दिखाई और फेनोमेनॉन। और क्या हो गया कि आहिस्ते आहिस्ते मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी अर्थ के ऊपर आने लगे, और ऐसा आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली स्लोली अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्टेंस में आई। आई होप इवोल्यूशन वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आई, इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने जो है अपने अपने व्यूज़ दिए हैं। ज़्यादातर जो है रिलीजियस स्कॉलर्स लोगों ने बोले हैं कि देयर इज़ सर्टन सुपर नेचुरल पावर, और ये सुपर नेचुरल पावर ने ही पूरी दुनिया को जो है बनाया है, ऐसा बहुत सारे लोगों ने माने हैं, ठीक है। और भी है जो दूसरी थियरीज आई, मगर सबसे ज़्यादा जो मानी गई थियरी है उसको बोला गया है क्या, ग्रेजुअल डेवलपमेंट वाली जो थियरी है, जो अभी मैंने आपको बताया कि कैसा बारिश आई और जो है ये सारे एलिमेंट्स जो है कंपाउंड बने, कंपाउंड से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से हम लोगों को न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन वगैरह मिला और पहली सेल बनी। ये सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली यानी ये थियरी है। तो आई होप तुम लोगों को ये इवोल्यूशन वाला टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक है हमारा एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। अब एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के लिए, मतलब एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन बोले तो क्या, इन शॉर्ट मैं बोलता हूँ प्रूफ, कि क्या प्रूफ है कि इवोल्यूशन हुआ था। इवोल्यूशन बोले तो क्या, डेवलपमेंट। तो क्या प्रूफ है कि लाइफ जो है डेवलप हुई है सिंगल सेल से, और वही ऐसी ही सारी सिंगल सेल बनी है, और उसी सिंगल सेल से सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने, चाहे वो प्लांट के हो या एनिमल के हो। तो वो कैसा हुआ है उसका प्रूफ देने के लिए ये सारी एविडेंस हुए, यानी ये एविडेंसेस है, ठीक है।
तो उसके अंदर आपकी टेक्स्ट बुक में 6 प्रूफ दिया हुआ है। उसको याद रखने के लिए मैं बोलता हूँ या मैं पढ़ता हूँ, क्या ऐसा एक कोड में बोलता हूँ, आप लोगों को याद रखने के लिए आसानी होगी। ये क्या है? सेव मैप, ऐसा याद रखो। सी बोले तो क्या? कनेक्टिंग लिंक। सी से क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक। मैं पहला बोल देता हूँ। कनेक्टिंग लिंक, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, वेस्टिजियल ऑर्गन, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। आई होप तुम लोगों को ये शॉर्टकट समझा होगा। ठीक है, अब इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, हम लोग कोई भी सीक्वेंस से जा सकते हैं, पहला कुछ भी पढ़ सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, कुछ भी, लेकिन आई विल फॉलो द सीक्वेंस विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं सीक्वेंस में जाऊंगा, जिसमें पहला जो है आपके बुक में दिया हुआ है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, मॉर्फ बोले तो क्या? मॉर्फ बोले तो फॉर्म, या हम बोल सकते हैं कि टाइप। ठीक है, लॉजी बोले तो क्या? स्टडी, किसी टाइप की या किसी फॉर्म की स्टडी करना। ठीक है, अब अगर मॉर्फोलॉजी का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो क्या? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। ये इसका डेफिनेशन है, मगर अगर वर्ड को तोड़ के पढ़ना है तो फॉर्म का मॉर्फ का मतलब क्या? फॉर्म, यानी बॉडी कैसा दिख रही है, किस टाइप की दिख रही है, इसके लिए उसको मॉर्फ बोला है। लॉजी बोले तो स्टडी, उसकी बॉडी की स्टडी करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में 6 फोटोज़ दिया हुआ है, 3 ऊपर 3 नीचे। ऊपर जो है 3 जानवरों के फ़ोटो है, नीचे जो है 3 प्लांट्स के फ़ोटो है। उसमें यह क्या बताना चाह रहा है? अगर आप ऊपर के 3 फोटोज़ देखोगे तो एक दोनों भी दो उसमें से कार्निवरस है, एक हार्बीवरस है। ठीक है, एक जो है फॉक्स है, एक डॉग है और बीच में जो है शिप है। ठीक है ना, तो ये क्या है? ये तीनों भी अलग है दिखने में और नेचर में, है ना, आदतों में बहुत अलग है, लेकिन इन लोगों में कुछ सिमिलैरिटीज़ है। क्या सिमिलैरिटीज़ है? देखो, आँखों की लोकेशन, नाक मुंह की लोकेशन, ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना मतलब क्या? ये कान का ये हिस्सा। ठीक है, तो ये ईयर पिन्ना जो है ये इन लोगों का ऑलमोस्ट देखो यानी कि एक जैसा दिख रहा है, और पूरे बॉडी पे बाल है। भले वो बाल की क्वालिटी या बाल का कलर अलग है, लेकिन एटलीस्ट बॉडी पे बाल है। और सबसे मेन चीज़ क्या है? ये तीनों के ऊपर जो है मेमोरी ग्लैंड्स भी होते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि भले ही हम लोग अलग अलग यानी कि एनिमल्स देख रहे हैं, मगर इनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों को ये बात का सबूत दे रही है कि हम लोग कोई एक सेल से बनते हुए आहिस्ते आहिस्ते हमारे में डिफरेंसेस आया, डिपेंडिंग अपॉन आवर सर्वाइवल। हम लोग कैसा सर्वाइव करें इस अर्थ पे, उस बेस पे हम लोगों जो है आहिस्ते आहिस्ते हमारी आदतें चेंज करते गए। वैसा ही प्लांट के लिए नीचे 3 फोटोज़ दिया हुआ है, अलग अलग जो है प्लांट है। मैंगो ट्री एक दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद एक नींबू का झाड़ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे 3 अलग अलग झाड़ दिया हुआ है, लेकिन सबके लिए ये क्या बोल रहा है कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। सबसे पहला क्या है कि तीनों भी फ्रूट दे रहे हैं, है ना। भले ही फ्रूट का टेस्ट अलग है, फ्रूट अलग है, मगर फ्रूट दे रहे हैं। दूसरा क्या है कि इनकी लीफ जो है ग्रीनिश कलर के, भले ही शेप अलग हो लेकिन ग्रीनिश कलर के है। यस, ग्रीनिश कलर के है। उनकी ब्रांचिंग है, इनका बीच में एक स्टेम है ना। और पेट्यूल वर्ड यूज़ किया हुआ है आपकी बुक में। पेट्यूल बोले तो क्या? ये जो लीफ है ना, लीफ की डंडी को बोलते पेट्यूल। लीफ की डंडी को बोलते हैं क्या? पेट्यूल। तो हर लीफ को पेट्यूल है, ये बता रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग एक सेल से जो है इवॉल्व होकर आहिस्ते आहिस्ते हम लोग ने चेंजेस अपने अंदर लाए हैं। तो पहला वाला क्या हो गया? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। इसमें हम लोगों ने क्या देखे कि इंटरनली कैसे भी रहे, मगर एक्सटर्नली हम लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर वो क्या है? बी वाला जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बी वाला नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है क्या? एनाटॉमिकल।
एविडेंस। एविडेंस मैं नहीं लिख रहा हूँ, खाली एनाटॉमिकल लिख दिया। एनाटॉमी मतलब क्या? स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। एनाटॉमी मतलब क्या? स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, तो इसको बोलते हैं क्या? एनाटॉमिकल एविडेंस। अभी इसमें आप देख सकते हो कि 4 जो है फोटोज दिया हुआ है। अगर लेफ्ट टू राइट अगर मैं पढ़ूँ तो ह्यूमन हैंड्स का दिया हुआ है, कैट का 4 लेग दिया हुआ है, पैटेजियम ऑफ बैट दिया हुआ है, फ्लिपर ऑफ वेल दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 अलग अलग चीज़ें। नो डाउट अगर बाहर से देखेंगे यानी मॉर्फोलॉजिकल देखेंगे तो भी एक दूसरे से अलग दिखते हैं, और चारों का यूज़ भी देखेंगे तो भी अलग है। हम लोग ग्रिपिंग के लिए, पेंटिंग के लिए, ईटिंग के लिए हमारा हैंड यूज़ करते हैं, और वेरियस कामों के लिए यूज़ करते हैं हमारा हैंड। जबकि कैट देखो तो भागने के लिए या शिकार करने के लिए वो यूज़ करती है। पैटेजियम ऑफ बैट, बैट जो है ये उड़ने के लिए काम करता है, हेल्प करता है उसको। और वेल जो है ये पानी में स्विम करने के लिए हेल्प करती है। चारों का अलग अलग है यूज़। और अगर इन लोगों को लेकिन इंटरनली अगर इन लोगों को पढ़ेंगे तो इन लोगों की बोन और बोन का अटैचमेंट इज सिमिलर। तो इंटरनली, इंटरनल बोले तो क्या? एनाटॉमिकल। इंटरनली अगर देखेंगे तो हड्डियों का अरेंजमेंट और हड्डियों का शेप ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ अगर आएंगे तो पहली वाली जो हड्डी है, चाहे वो ह्यूमन की देखो या कैट की देखो, चारों की देखो कैसी है, तो ऊपर बाजू ऐसी स्वेलिंग जैसी रहेगी, देखो ऐसी स्वेलिंग जैसी है, फिर बीच में जो है नैरो हो जाती है, फिर वापस से बाद में स्वेलिंग हो जाती है। ये कंडीशन चारों फोटोज़ में आपको दिखाई देगी। उसके बाद वहाँ पर कुछ अटैचमेंट है, उसके बाद वहाँ पर कुछ हल्का सा अटैचमेंट है। अटैचमेंट के बाद वहाँ पर 2 हड्डियाँ हो जाती है, 2 हड्डियाँ हो जाती है। अब याद रखो हमारे ये हाथ में यानी ये वाले हिस्से में 2 हड्डियाँ हैं। इसको ये छोटी उंगली की तरफ जो हड्डी है उसको बोलते हैं अल्ना, और अंगूठे की तरफ जो है उसको बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस और अल्ना आप लोग देखोगे कि दूसरे एनिमल्स में भी है 2-2 हड्डियाँ। उसके बाद आता है क्या? मेटाकार्पल। मतलब क्या? ये आ जाता है मेटाकार्पल बोलते क्या? यहाँ की हड्डियाँ, व्रिस्ट बोन जिसको बोलते हैं, व्रिस्ट बोन छोटी छोटी हड्डियाँ हैं। ठीक है, तो ये भी सेम चीज़ हम लोगों को उन लोगों में देखने मिल रही है। फिर उसके बाद आता है क्या? हम लोगों के कार्पेल्स आ जाते हैं। कार्पेल बोले तो क्या? ये वाली हड्डियाँ, ठीक है, ये वाली लंबी लंबी हड्डियाँ जो है, जो हम लोगों के स्किन के नीचे है, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रही है, पाम्स के एरिया में है। इसके बाद आता है फेलेंजेस। फेलेंजेस बोले तो क्या? उंगलियों के ये 3 टुकड़े, इसको फेलेंजेस बोलते हैं। तो ये उंगलियों के 3 टुकड़े हैं। तो देखो ये उंगलियों के 3 टुकड़े ग्रिपिंग के लिए, वैसा हम लोगों को हर एक में दिखाई दे रहा है। तो बोलने का मकसद क्या है कि यूज़ भले ही अलग हो, दिखने में भले ही अलग हो, लेकिन इंटरनली हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैच करते हैं विद द शेप ऑफ द बोन एंड विद द अटैचमेंट ऑफ द बोन। ये प्रॉपर्टी के ज़रिए हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैच करते हैं। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन। अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन बोले तो क्या? द ऑर्गन्स विच आर नॉट इन यूज़, विच आर नॉट इन यूज़। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या हो जाता है? भले ही हमारी बॉडी में, ह्यूमंस की अगर बात करूँ तो बहुत से चीज़ें ऐसी है जो हमारी बॉडी में अभी फ़िलहाल यूज़ में ना हो, लेकिन कुछ एनिमल्स के बॉडी में अभी भी यूज़ में है। तो कहीं ना कहीं हम लोग वही सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं कि हम लोग उस एनिमल से रिलेटेड है। जैसा मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी में राइट साइड में अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स एक छोटा सा वर्मी फॉर्म करके लिखा है। वर्म बोले तो क्या? कीड़ा। फॉर्म बोले तो उसके जैसा दिखने वाला। तो वर्मी फॉर्म जो है अपेंडिक्स है। ठीक है, अभी बहुत छोटा हो गया है। अदरवाइज जब आग इवॉल्व नहीं हुई थी, जब ये दुनिया में आग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब क्या होता था? कच्ची चीज़ें खाते थे, स्पेशली प्लांट्स वगैरह कच्चा खाते थे। अब प्लांट के अंदर क्या हो जाता है कि प्लांट की जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई है, नो डाउट, लेकिन वो सेल के अंदर होते हैं क्या? सेल वॉल। ये सेल वॉल होते हैं, और ये सेल वॉल एक मटेरियल से बनते हैं, उसका नाम है क्या? सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज आप कुछ भी कर लो, इज़ अनडाइजेस्टेबल इन आवर बॉडी।
हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो इसको डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन जब हम लोग पुराने ज़माने में जब हम लोग कच्चा खाना खाते थे तब क्या होता था कि हमारा अपेंडिक्स एक एंजाइम रिलीज़ करता था जिसका नाम था सेल्यूलेज एंजाइम। एएससी लास्ट में आया, मतलब क्या, एंजाइम। तो सेल्यूलेज एंजाइम, ये सेल्यूलेज एंजाइम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता था। इसीलिए हमारी बॉडी में जो है क्या है, ये अपेंडिक्स है। अब क्या हो गया कि ये जो अपेंडिक्स है अब ये आहिस्ते आहिस्ते हमारी बॉडी से जो है नैरो होता जा रहा है, श्रिंक होके छोटा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब जब से फायर आया है हम लोग खाना जो है पका कर खाते, जिसके वजह से ये जो सेल वॉल है, ये सेल्यूलोज वाला जो सेल वॉल है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये एंजाइम की हम लोगों को ज़रूरत है क्या? सेल्यूलेज एंजाइम की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जा रहा है, ये जो अपेंडिक्स है वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होके, और ऐसा बोला जा रहा है कि 2050 तक जो भी अभी फ्यूचर में बच्चे पैदा होंगे उन लोगों की बॉडी में तो शायद ये अपेंडिक्स ना हो, ऐसा बोला जा रहा है। और कुछ बच्चे बिना अपेंडिक्स के पैदा भी हुए हैं कुछ कंट्रीज़ में। तो आई होप तुमको समझ में आ रहा है। अब लेकिन ये अपेंडिक्स जो है हार्बीवरस एनिमल, मतलब क्या, बकरी, गाय, हिरन वगैरह जो भी यानी घास खाने वाले जो जानवर हैं उनकी बॉडी में वो वैसा ही है जैसा पहले से था, एकदम मोटा और लंबा जैसा, यानी कि ये अपेंडिक्स है। तो हम लोग कहीं ना कहीं हार्बीवरस एनिमल को रिजेंबल कर रहे हैं, ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है। दूसरा है हमारे कान। हमारे ये जो कान के मसल्स है, देखो कुछ इंसान ऐसे हैं जो अभी भी अपने कान मूव कर सकते हैं, मगर हर कोई नहीं, ठीक है। मगर ये कान मूव करने की एबिलिटी मंकीज़ में बहुत अच्छे से देखी जाती है। ये खतरे की निशानी, जब खतरा उन लोगों को आसपास दिखता है तब ये अपने कान जो है या गुस्सा होते हैं अपने कान मूव करते हैं। कान मूव कैसा करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द ईयर मसल्स। तो ये ईयर मसल्स जो है अभी भी हमारी यानी कान के ऊपर है, मगर क्या हम लोग यूँ करते हैं क्या बंदर के जैसा? नहीं करते। तो क्या हो जा रहा है कि हम कहीं ना कहीं मंकी से लिंक्ड है, ये बात का सबूत ऐसा साइंस बोल रहा है। इसके बाद हो जाता है क्या, हमारा कॉकिक्स बोले तो क्या, हमारे रीढ़ की हड्डी जहाँ पर एंड होती है उसको बोलते हैं कॉकिक्स। ये कॉकिक्स जो है ये वो हड्डी है जिसके सपोर्ट से हम लोग बैठते हैं। अब ये कॉकिक्स जो है हम लोग जब हमारी मदर की बॉडी में थे डेवलपिंग स्टेज में, तो मदर की बॉडी में थोड़ा सा वहाँ पर लिक्विड रहता है जिसके अंदर चाइल्ड डेवलप होते रहता है, तो उसको स्विम करना रहता है। अब हम लोग ऐसा स्विम नहीं करते, तो वो उस दूम के वजह से हम लोग हल्का हल्का हमारी पोजीशंस चेंज करते हैं। वो दूम जो है हमको थोड़ा सा मूवमेंट के लिए हेल्प करती थी। अब जैसा जैसा बॉडी ग्रोथ करती गई उसमें का वाटर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कम होने लगा और हम लोगों को ज़्यादा यानी कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, किसकी, क्या नाम है, कॉकिक्स की। और वो कॉकिक्स आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होते हुए हमारी बॉडी में चला गया। समझ में आया? तो ये टेल क्या है? टेल इज़ क्या बोलते हैं ना कि यानी सारे एनिमल्स के अंदर पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं हम उनसे लिंक्ड है, बराबर है। तो वो एक निशानी बता रहा है। और लास्ट है हमारा विजडम टीथ, जिसको हम लोग अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं। विजडम टीथ पुराने ज़माने में जब हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वज मतलब क्या, एंसेस्टर्स, यानी परदादा के भी दादा, उनके भी दादा, एंसेस्टर्स, समझ में आया? तो वो उसको एंसेस्टर्स बोलते हैं। तो हमारे जो एंसेस्टर्स है जब वो जंगलों में रहते थे, जब उन लोग घर वगैरह बनाना नहीं जानते थे, तो जब जंगलों में रहते थे तो उनके होंठ जो है यहाँ तक का रहते थे, मतलब थोड़े ज़्यादा ब्रॉड रहते थे एज़ कम्पेयर टू अस। क्यों? क्योंकि तभी हथियार ज़्यादा यानी बने नहीं थे या बनना सीखे नहीं थे उन लोगों ने। तो क्या हो गया कि उन लोग ना अपने पीछे वाले दांत से सारी चीज़ें तोड़ते थे, ज़्यादातर चीज़ें तोड़ते थे। तो वो जो अक्कल दाढ़ या विजडम टीथ जो है वो सारे काम में आते थे। समझ में आया? और बहुत से हार्बीवरस एनिमल्स में वो बहुत से जो बोलते हैं ना कड़क चीज़ को तोड़ने में काम आते हैं। क्या वो अभी भी हम लोग अभी भी काम में लेते हैं? नहीं। किस किस को तो विजडम टीथ आते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे होंठ जो है
बंद हो गए और हम लोगों को ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ऐसी हरकत करने की, तो क्या हो जाता है कि हार्बीवरस एनिमल्स की ये प्रॉपर्टी भी हमें दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं हम उनसे लिंक्ड है, ये बताया जा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, पैलेंटोलॉजी, ये पैलेंटो का मतलब होता है क्या, वेरी ओल्ड, हिस्टोरिकल या वेरी ओल्ड। ठीक है, लॉजी बोले तो क्या, स्टडी, लॉजी बोले तो क्या, स्टडी, यानी कि एकदम पुरानी चीज़ों की स्टडी करना। ठीक है, अब ये क्या है पैलेंटोलॉजी और ये किस तरीके से जो है प्रूफ दे रहा है एवोल्यूशन के एविडेंस का। तो देखो क्या हो जाता है कि हमने सुने हैं कि डायनासोर जो होता है इतने हज़ार साल पहले आए हैं, फिर ये वाले जो एनिमल्स या प्लांट्स है इतने हज़ार साल पुराने हैं। ये कैसा समझ में आता है, हाउ डू वी कम टू नो कि ये इतने पुराने हैं। तो याद रखो ये इनके फॉसिल्स के ज़रिए से हम लोगों को पता चलता है। अभी फॉसिल्स का मतलब क्या हो जाता है, फॉसिल्स का मतलब होता है डिग अप मतलब क्या, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ यानी ज़मीन जब हम खोदते हैं तो उसके अंदर से हम लोगों को जो मर चुके हैं, सड़े और गले जो उन लोगों की बॉडी होती है, हड्डियां बच जाती होगी या उनके कुछ इम्प्रेशन बोले तो क्या, छाप, उनकी जो बॉडी की जो छाप है तो वो रह जाती है। तो उसके अंदर उनकी बॉडी के कुछ यानी कि रिमेनिंग्स मिल जाते हैं, मतलब बॉडी से रिलेटेड जो भी चीज़ सॉइल में जाती है, कुछ एलिमेंट्स, उसके ज़रिए से हम लोग उन लोगों की एज पता कर सकते हैं कि ये बॉडी कितने साल पुरानी है, उससे हम लोग ये अप्रॉक्सीमेटली पता कर सकते हैं। तो आइए ये पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जो है कैसा पता होता है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक टॉपिक जिसका नाम है क्या, कार्बन डेटिंग टेक्निक। ठीक है, कार्बन डेटिंग टेक्निक। अब याद रखो ये कार्बन डेटिंग टेक्निक जानने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। कार्बन डेटिंग टेक्निक जानने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक्स जानना ज़रूरी है। वो बेसिक क्या है, अगर हम लोग कोई ज़िंदा या मुर्दा चीज़, कोई भी, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो या मिट्टी हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, अगर उसको हम लोग तोड़ते हैं और इतना तोड़ते हैं कि अब वो टूटने के काबिल नहीं होता है, तो वो स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, एटम। हम लोग स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। और ये एटम किसी का भी एटम होने दो, चाहे प्लांट से रिलेटेड हो या एनिमल से रिलेटेड हो, तो किसी से भी मिला हुआ हो, अगर वो एटम है तो उसमें ये दो हिस्से होना ज़रूरी है। एक होता है सेंट्रल पार्ट जिसका नाम होता है न्यूक्लियस, और दूसरा होता है क्या, उसके सराउंडिंग में, उसको बोलते हैं क्या, शेल्स। उसको क्या बोलते हैं, शेल्स, या इसको बोलते हैं ऑर्बिट। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, अब देखो अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को ये डायग्राम में भी याद होगा, ये होता है न्यूक्लियस, ये होते हैं शेल्स। ठीक है, अब शेल्स कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने। तो इससे साफ तौर पे जाहिर हो गया कि इसमें पता चल गया हम लोगों को कि इसके अंदर जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो शेल या ऑर्बिट के अंदर क्या चीज़ होती है प्रेजेंट, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें पाई जाती है, न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें। तो देखो ये पार्ट है न्यूक्लियस, मैं ब्लैक से बना दे रहा हूँ, इसको रब करके ब्लैक से बना दिया, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मिलते हैं प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और तीसरा यानी ये दूसरा जो होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये न्यूट्रॉन जो है ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। ठीक है, यानी कि इट इज़ हैविंग नो चार्ज, इट इज़ हैविंग नो चार्ज। ये होता है न्यूट्रल, न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल। तो याद रखो अगर कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, किसी भी चीज़ का, उसको एटम बोलते हैं। एटम में दो हिस्से होते हैं, ये होते हैं शेल्स। ये जो ब्लू कलर से मैंने ये रिंग बनाया हूँ ये होते हैं शेल। और बीच में जो होता है न्यूक्लियस, में यहाँ पर एन करके लिख दिया बीचों बीच, वो होता है न्यूक्लियस। शेल या ऑर्बिट जो होते हैं ये उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं,
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लाल कलर के जो मैंने गोल बना दिया हूँ इसको इलेक्ट्रॉन समझो। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जबकि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है? ये इसके अंदर दो चीज़ होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूट्रल इन चार्ज। अब इनके कुछ ना कुछ, अभी देखो मैं बोला कि इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, तो कोई ना कोई अमाउंट हो सकता है। सपोज करो इसके अंदर 6 प्रोटॉन है ना। न्यूट्रॉन भी ले लेते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं कितने? सपोज करो 10 ले लेते हैं। यानी कि इन लोगों के कुछ ना कुछ नंबर होंगे। तो याद रखो इनके नंबर के बेस पे जो है कुछ 2 डेफिनेशंस हम लोगों को मिलते हैं। याद रखो इनके इस पे हम लोगों को 2 डेफिनेशंस मिलते हैं। मैं ये रब करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ। एक होता है क्या? एटॉमिक नंबर। एक होता है क्या? एटॉमिक नंबर। NO शॉर्टकट में लिखा हूँ, मतलब नंबर। ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है। तो ये हो जाता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बोलो अभी ये वाले जो भी मैंने एटम बनाया उसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है 6। क्यों? क्योंकि इसके प्रोटॉन कितने हैं? 6। समझ में आया? तो ये हो जाता है क्या? एटॉमिक नंबर। इसके बाद आता है क्या? दूसरा डेफिनेशन, वो है क्या? मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। अब एटॉमिक मास नंबर बोले तो क्या? ठीक है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को मैंने शॉर्टकट में लिखा प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू टोटल जो है उसका क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। तो इसका भी एटॉमिक मास नंबर क्या रहेगा? डेफिनेटली 12 रहेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन कितने हैं? 6, प्रोटॉन कितने हैं? 6 इज इक्वल टू व्हाट? 12। तो आई होप तुम लोग को ये 2 डेफिनेशन समझ में आई होगी, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, क्यों ये मैं बता रहा हूँ? क्योंकि हम लोगों को कार्बन डेटिंग टेक्निक जानना है। ठीक है ना, तो इसके लिए ये मैं बता रहा हूँ। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स देखने जा रहे हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स? आइसो का मतलब होता है, देखो ये वर्ड्स को ना तोड़कर पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। आइसो बोले तो क्या? सेम। आइसो बोले तो क्या? सेम। टोप्स बोले तो क्या? पोजीशन। टोप्स बोले तो क्या? पोजीशन, सेम पोजीशन। तो देखो अभी ये क्या होता है? एक्चुअली आइसोटोप्स का सही डेफिनेशन बोले तो क्या? द एलिमेंट विच इज हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर इज नोन एज व्हाट? आइसोटोप। तो देखो अभी क्या हो जाता है कि हमारे पास जो है क्या है? 2 टाइप के कार्बन है। 2 टाइप के कार्बन है। एक है क्या? देखो एक कार्बन है जिसके अंदर 6 प्रोटॉन है। प्रोटॉन कितने? अब मैं प्रोटॉन को P से लिख रहा हूँ, और न्यूट्रॉन कितने हैं? वो भी 6 है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12 हो गया। इसके लिए इसको बोलते हैं कार्बन 12। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे? कार्बन 12। और दूसरा हमारे पास कार्बन है, मैं इसको ब्लैक से लिखता हूँ ताकि डिफरेंस समझ में आए। कार्बन, दूसरा कार्बन है जिसके अंदर प्रोटॉन तो 6 है। प्रोटॉन जो है कितने हैं? 6 है, मगर न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 है। 6 और 8 कितने होते हैं? 14। इसके लिए इसका नाम है कार्बन 14। ये याद रखो। ठीक है, अब कार्बन 12 एंड कार्बन 14 के बेस पर कार्बन डेटिंग टेक्निक जो है की जाती है। कैसे की जाती है इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो, क्योंकि ये पार्ट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत से बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो। कार्बन के ज़रिए से कैसा हम लोग कोई भी पुरानी चीज़ या कोई पुरानी लाश की डेट कैसा पता कर सकते हैं, वो कितनी पुरानी है, अब उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट। कार्बन जो होता है क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। प्लांट जो है
विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस, क्या नाम है, विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से प्लांट क्या करती है, कार्बन अपने अंदर ले लेती है। अब वो कार्बन को हम लोग क्या करते हैं, कार्बन 12 भी, कार्बन 14 भी, ये अपने अंदर प्लांट ले लेता है। अब क्या हो जाता है कि हम लोग जब प्लांट को कंज्यूम करते हैं, है ना, जब हम लोग हर्ब खाते हैं यानी कि वेजिटेबल्स खाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14 हमारे बॉडी में आ जाता है आफ्टर कंजम्पशन ऑफ प्लांट्स। ये हमारी बॉडी में आता है और हमारी बॉडी में कार्बन हर बार डिपॉजिट होते जाता है जब जब हम लोग कंज्यूम करते हैं प्लांट्स। अब एक वक्त आएगा कि हमारी डेथ हो जाएगी, या कोई एनिमल है जिसकी डेथ हो गई, अब वो एनिमल मर गया, जैसा मर गया तो क्या अब इसकी बॉडी में कार्बन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। क्या ये कार्बन आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्यों, कंजम्पशन बंद हो गया। तो कंजम्पशन बंद हो गया तो अब क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनो, कार्बन C12 यानी कि C12 जो होता है ये कभी डिग्रेड नहीं होता, ये कभी डीजेनरेट नहीं होता, नहीं सड़ता, ये कभी डीजेनरेट नहीं होता, ठीक है। लेकिन C14 ये होता है रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव होता है। अब आप बोलेंगे सर रेडियो एक्टिव बोले तो क्या, देखो आपकी घड़ी में रेडियम नाम का कोई एक चीज़ होती है ग्रीन कलर की, आप जब लाइट बंद करते हो तो अंधेरे में आपको कुछ देर के लिए वो नंबर्स हल्के से शाइन करते हैं, हल्के से लाइट एमिट करते हैं। ऐसी चीज़ जो अंधेरे में हल्की सी लाइट एमिट करते हैं उसको रेडियो एक्टिव बोलते हैं। तो कार्बन 14 भी रेडियम जैसा ही है जो हल्की सी लाइट एमिट करता है, ठीक है। कार्बन 12 ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये होता है रेडियो एक्टिव कार्बन 14, दैट इज C14। अब देखो होता क्या है, जब कोई भी जानवर मर जाता है या प्लांट डिग्रेड हो जाता है, मर जाता है, तो उसकी बॉडी सड़ना शुरू होती है। साथ ही साथ इसके अंदर ये जो कार्बन C12 है, कार्बन 14 है, इसकी तादाद भी रुक गई है। लेकिन कार्बन 12 जो है कभी नहीं सड़ता, मगर कार्बन 14 जो है आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड हो जाता है। अब डिग्रेड कैसा होता है, ध्यान से देखो, कार्बन 12 की साइज एंड कार्बन 14 की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्या है ये, कार्बन 12 की साइज कार्बन 14 की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब होता क्या है कि ये तो नहीं डिग्रेड होने वाला, तो ये तो यही रहेगा, मगर कार्बन 14 डिग्रेड होगा। डिग्रेड मतलब क्या, इसकी साइज आहिस्ते आहिस्ते श्रिंक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आहिस्ते आहिस्ते क्या हो जाएगी, श्रिंक होना शुरू हो जाएगी। तो ये श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो अब ये इसके सपोज करो मिसाल के तौर पे इसका डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर का कब होगा, ये कार्बन 14 बराबर कार्बन 12 का आधा साइज का कब होगा, आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 5730 ईयर्स के बाद ये आधा होगा। आधा हुआ मतलब क्या, इसको बोलते हैं क्या, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 कितना ड्यूरेशन का है, 5730 साल का है, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, कार्बन 12 का डायमीटर अगर 10 सेंटीमीटर है तो कार्बन 14 का डायमीटर उसका बिल्कुल आधा कितने दिनों के बाद होगा, 5730 ईयर्स के बाद। समझ में आया। फिर उसके बाद अब ये वापस 5730 ईयर्स के बाद इसका डायमीटर कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद समझ में आया, फिर इसके बाद क्या हो जाता है, इसका डायमीटर 5730 ईयर्स के बाद इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, ये 2.5 का आधा। समझ में आया। तो ये इस तरीके से ये होता है। तो ये कितना होगा, 1.2 हो जाएगा, 1.23 समथिंग हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा।
तो समझ में आया, इसका डायमीटर ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं क्या, हाफ लाइफ जो है इसको बोलते हैं। तो यानी कि क्या हो जाता है कि कार्बन जो है हर बार ये हर 5730 साल के बाद एक्चुअल साइज से आधा आधा होते जाता है। समझ में आया। तो इसके बेस पे ऑन एन एवरेज हम लोग ईयर पता कर सकते हैं फॉसिल्स के ज़रिए से, उस प्लांट की या उस एनिमल की। इसको बोलते हैं क्या, कार्बन डेटिंग टेक्निक। आई होप तुमको ये पार्ट समझ में आया होगा। और कार्बन डेटिंग टेक्निक किसने ये इंट्रोड्यूस किया है, इनका नाम है विलार्ड लिबी, और इन ईयर 1960 जो है इनको नोबेल प्राइज़ इस चीज़ के लिए मिला था। ठीक है, तो ये हो जाता है कार्बन डेटिंग टेक्निक के बारे में। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। देखो एक बात याद रखो, C12 जो है ये श्रिंक नहीं होता, मतलब ये डिग्रेड नहीं होता। और हाफ लाइफ शेल्फ जो होती है कार्बन 14 की, ये हर 5730 साल के बाद होती है। तो 5730 साल के बाद क्या होगा कि कार्बन 12 से बराबर आधा हो जाएगा ये श्रिंक होके। फिर अगले 5730 साल के बाद फिर इसका डायमीटर इसके मुकाबले जो पोजीशन में 5 सेंटीमीटर है उससे भी और कम हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हालांकि सेंटीमीटर में नहीं होता है, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद ऐसा उसका हर 5730 साल के बाद इसका डायमीटर चेंज होते रहेगा, और एक वक्त आएगा कि वो ऑलमोस्ट पूरा नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इस बेस पे हम लोग जो है मरे हुए जानवर से, जिसका भी हम लोगों ने कार्बन 14 एंड कार्बन 12 निकाले हैं, उसके ज़रिए से हम लोग उसकी डेट पता कर सकते हैं। इसके बाद आता है कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक बोले तो क्या, देखो एकदम सिंपल है कि घर की ये दीवार, ये जो दीवार है ये कनेक्टिंग लिंक है इस साइड के घर से, और ये दीवार भी कनेक्टेड है उस साइड के घर से। बराबर है, ये दो घर के बीच में की कनेक्टिंग लिंक हो गई। सही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये इस घर से भी दिखाई दे रही है, उस घर से भी दिखाई दे रही है, तो दोनों के बीच में एक ही लिंक हो गई। वैसा ही यहाँ पर 3 एनिमल्स के नाम दिया हुआ है। पहला, सबसे पहला जो है पेरीपेटस बोला गया है। इसके बारे में क्या बोला गया है? पेरीपेटस। और पेरीपेटस जो है, तो अभी का जो टॉपिक है इसका नाम क्या है? कनेक्टिंग लिंक। और इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन है? पेरीपेटस। पेरीपेटस ये जो है किन 2 एनिमल्स के बीच में का लिंक माना जाता है? एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, ठीक है। कैसे, क्यों माना जा रहा है? क्योंकि पहले इन लोगों के नाम का मतलब देख लेंगे। एनेली, ये आया है वर्ड एन्यूली से, ये आया है वर्ड एन्यूली से। एन्यूली बोले तो क्या? रिंग लाइक स्ट्रक्चर। रिंग बोले तो क्या? अंगूठी। अंगूठी जो हम लोग पहनते हैं एंगेजमेंट वगैरह के टाइम पे, तो वो हो जाते हैं रिंग, एन्यूली। तो अगर आपने अर्थवर्म देखे होंगे, अर्थवर्म हम लोग हिंदी में इसको गेंडुल वगैरह कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी बॉडी पे पूरी रिंग जैसी, यानी कि ऐसी लाइनिंग रहती है। उस लाइनिंग को बोलते हैं क्या? सेगमेंट। उस लाइनिंग को क्या बोलते हैं? सेगमेंट। सेगमेंट बोले तो क्या? हिस्सा या टुकड़ा, हिस्सा, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है कि अगर ये अर्थवर्म है, सपोज करो ये अर्थवर्म है, तो इसकी बॉडी पे ऐसा बारीक बारीक सेगमेंट्स है। तो ये सेगमेंट क्या कर रहा है? एक एक हिस्सा बना रहा है। देखो इसके अंदर एक एक हिस्सा बना रहे, बराबर है कि नहीं? तो इस सेगमेंट को बोलते हैं क्या? इस लाइनिंग को बोलते हैं सेगमेंट। क्यों? क्योंकि ये लाइनिंग जो है सेगमेंट बनाने में, यानी कि बॉडी के हिस्से बनाने में हेल्प कर रही है। तो ये हो जाता है एनेलिडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो बोले तो क्या? जॉइंटेड, ठीक है। पोडा बोले तो क्या? लेग्स। पोडा बोले तो क्या? लेग्स, यानी कि जॉइंटेड लेग्स। अब ये जॉइंटेड लेग्स किस में देखे जाते हैं? कि आर्थ्रोपोडा, ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं, मतलब क्या? मच्छर, मक्खी, मूंगी यानी कि मॉस्किटो, फिर उसके बाद फ्लाई, हाउस फ्लाई वगैरह, तो इसके देखे जाते हैं। समझ में आया? तो ये सारे जो है
आर्थ्रोपोडा बोले तो जॉइंटेड लेग्स वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अब पेरिपेटस जो है ये दोनों की क्वालिटी बताता है, ये दोनों की क्वालिटी बताता है, एनेलिडा की भी क्वालिटी बताएगा और आर्थ्रोपोडा की भी क्वालिटी बताएगा, आर्थ्रोपोडा की भी क्वालिटी बताएगा। एनेलिडा की क्या क्या प्रॉपर्टी बता रहा है वो, कि बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स प्रेजेंट है। क्या है, पहला तो सेगमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद पैरापोडियम है इसका, पैरापोडिया इसके अंदर होता है, पैरापोडिया। और इसके अंदर क्यूटिकल होता है, थिन क्यूटिकल प्रेजेंट है। अब ये सब चीज़ समझाता हूँ, डोंट वरी। सेगमेंट्स तो मैंने आपको बता दिया कि बॉडी के ऊपर बारीक बारीक लाइनिंग से उसको सेगमेंट बोलते हैं, ये पार्ट हो चुका है। पैरापोडिया, पैरा बोले तो क्या, बिलो या बिसाइड, यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है। पोडिया बोले तो पैर। अगर आप अर्थवर्म को अगर गौर से देखोगे, अभी हम लोग ज़्यादातर उसको ऐसा ही देखे ऊपर से, अगर इसको, ये अर्थवर्म है, इसको घुमाकर अगर मैं उल्टा कर दूँ, तो उल्टा नहीं ऐसा साइड में कर दूँ, तो साइड में अगर आप ऐसा हाथ लगाओगे, टच करोगे, हल्का सा जो है उसके ऊपर बारीक बारीक बाल जैसा रहेगा, ठीक है ना, ऐसा बारीक बारीक बाल जैसा रहेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पैरापोडिया। ये हल्का सा चलने में उसको यानी कि हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज़ पेरिपेटस में भी है, सेगमेंट भी है, पैरापोडिया भी है, और थिन क्यूटिकल। क्यूटिकल बोले तो क्या, क्यूटिकल है ना, एक ऐसा मटेरियल है जो उसकी बॉडी को पूरा ऊपर से कवर करता है, ये कवर करके रखता है ताकि बॉडी के अंदर पानी न जाए, ठीक है। तो ये ऐसा उसके ऊपर क्यूटिकल होता है, किसके ऊपर, एनालिडा के ऊपर, यानी अर्थवर्म के ऊपर। तो ये सेम चीज़ पेरिपेटस में भी देखी जा रही है। अब आता है क्या, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है ये सांस जो लेते हैं, ये एक पाइप के ज़रिए से लेते हैं, उसका नाम क्या है, ट्रैकिया। उसका नाम क्या है, ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया कहाँ, देखो आप लोगों ने देखे होंगे उन लोगों की नाक नहीं होती है, तो उन लोग सांस कहाँ से लेते हैं, ट्रैकिया। अब देखो जो भी आर्थ्रोपोडा होते हैं, इन लोगों के जो पैर होते हैं, ये पैर और ये बॉडी के बीच में जो एंगल बनता है, यहाँ पर एक होल होता है, बारीक सा एक होल होता है। जैसा वो आगे बढ़ने के लिए पैर आगे करते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है, फिर वो ऐसा आगे बढ़े, ये बंद हो गया, फिर ये पैर आगे करे, ऑक्सीजन यहाँ से अंदर जाएगा। तो क्या हो जाता है, बॉडी और पैर के बीच में का जो एंगल है, वहाँ पर एक ओपनिंग होती है, और उस ओपनिंग के यहाँ पर प्रेजेंट होता है ट्रैकिया। ये ऑक्सीजन लेकर पूरी बॉडी में फैलाता है। यही सेम प्रॉपर्टी पेरिपेटस में देखी जा रही है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेशन जो है ये देखा जाता है पेरिपेटस में। ओपन सर्कुलेशन सिस्टम बोले तो क्या, अभी हमारी बॉडी जो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में है। मतलब क्या, हमारी बॉडी में जो खून दौड़ रहा है वो नस के ज़रिए दौड़ रहा है, जिसको हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो ये नस के ज़रिए से दौड़ रहा है। मगर जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स यानी कि मॉस्किटो, फ्लाइज वगैरह जो है, उसकी बॉडी में नस नहीं होती है ब्लड के लिए, नस नहीं होती है। डायरेक्टली बॉडी में जो है वो ब्लड जो है ये घूमते रहता है उन लोगों के, ठीक है। तो उसको इसीलिए बिना यानी नस के ये खून उनके बॉडी में घूम रहा है, इसके लिए उसको ओपन सर्कुलेशन बोलते हैं, या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है पेरिपेटस में देखी गई है। तो एनेलिडा की भी प्रॉपर्टी इसमें देखी जा रही है, आर्थ्रोपोडा की भी, इसलिए पेरिपेटस को कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। और ये बोर्ड्स में आ चुका है MCQ में कि पेरिपेटस डैश इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा। तो पेरिपेटस वॉज द आंसर, तो ये याद रखना। उसके बाद आता है क्या, डक बिल प्लेटिपस। उसके बाद आता है क्या, डक बिल प्लेटिपस। कनेक्टिंग लिंक, अब मैं शॉर्टकट में लिख दिया। डक बिल प्लेटिपस जो है ये रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स लोगों के बीच में एंड मैमल्स के बीच में जो है ये
कनेक्टिंग लिंक बता रहा है। अब रेप्टाइल्स बोले तो क्या, रेप्टाइल्स बोले तो क्या, वो जो क्रॉल करते हैं, वो जो क्रॉल करते हैं मतलब क्या, रेंगते हैं, जैसे कि स्नेक, ये क्या हो गया, रेप्टाइल हो गया। उसके बाद आता है दूसरा कौन है, मैमल। मैमल बोले तो क्या, जिन लोगों के बॉडी पे मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड्स बोले तो क्या, यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स वो ऑर्गन है जिसके ज़रिए से मदर अपने बच्चे को मिल्क फीड करती है, ठीक है। तो वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है चेस्ट एरिया में, तो वो होता है मैमल्स, ठीक है। तो अभी क्या होता है, ये रेप्टाइल, अभी डक बिल प्लेटिपस रेप्टाइल्स के क्या क्या कैरेक्टर्स दिखाता है, तो याद रखो ये जो है एग देते हैं, देखो सांप अंडे देते हैं, है ना, तो इसके लिए तो ये रेप्टाइल्स क्या, ये अंडे देता है। तो क्या हो गया, ये रेप्टाइल की प्रॉपर्टी है। और मैमल्स की प्रॉपर्टी क्या है, पूरे बॉडी पे हेयर्स होते हैं, या नहीं कम से कम थोड़े बॉडी पे थोड़े ही सही लेकिन हेयर्स होते हैं, तो ये हेयर्स प्रेजेंस है। और नो डाउट चेस्ट एरिया में या फिर बॉडी पे कहीं ना कहीं मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, तो मेमोरी ग्लैंड्स होंगे, ठीक है ना। तो ये मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं टू फीड देयर चाइल्ड। तो इसके लिए ये क्या है, डक बिल प्लेटिपस, ये दोनों के प्रॉपर्टी दिखा रहा है, इसीलिए डक बिल प्लेटिपस इज कंसिडर एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ठीक है। आई रिपीट, डक बिल प्लेटिपस रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में का कनेक्टिंग लिंक इसीलिए माना जाता है क्योंकि वो एग भी देता है, मगर मैमल्स की तरह उसकी बॉडी पे हेयर्स भी है और मेमोरी ग्लैंड्स भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कनेक्टिंग लिंक लास्ट वाला है वो है लंग फिश। लंग फिश, देखो अभी लंग फिश का डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है। ये फिश की तरह है, पानी में रहती है, स्विम करती है, सब कुछ है, मगर और उसकी बॉडी पे स्केल्स भी है, तो ये फिश की पूरी प्रॉपर्टी बता रही है, ठीक है। लेकिन क्या हो जाता है कि इसके अंदर लंग्स भी होते हैं। लंग्स बोले तो क्या, हमारे फेफड़े, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, इस बेस पे उसको बोला जा रहा है कि ये एम्फीबियन, एम्फीबियन बराबर है, एम्फीबियन की प्रॉपर्टी भी बताती है और फिश की प्रॉपर्टी भी बताती है। पूरी तरह तो वो फिश है, नो डाउट, लेकिन फिश किसके ज़रिए से रेस्पायर करती है, विद द हेल्प ऑफ द गिल्स, मगर इसके पास गिल्स नहीं है, इसके पास एम्फीबियन के जैसा क्या है, लंग्स है। और एक और बात, अगर जो पानी में वो रहती है, वो पानी अगर सूख जाए, वो तालाब में पानी अगर सूख जाए तो भी वो सरवाइव करती है कीचड़ में रहकर, समझ में आया। तो क्या हो जा रहा है, ये एम्फीबियन की तरह दिखा रहा है। एम्फी बोले तो क्या, एम्फी बोले तो क्या, बोथ, बियन बोले तो क्या, लाइफ, यानी दोनों जगह लाइफ दिखा रहा है। कहाँ पर, पानी में भी, बगैर पानी के भी, यानी कि मॉइस्चर वाली जगह पे भी। तो इसीलिए उस लंग फिश को कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बिटवीन फिश एंड एम्फीबियन। एम्फीबियन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, फ्रॉग, आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। अब लास्ट एंड द सिक्स्थ एविडेंस आ जाता है और वो क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। अभी एम्ब्रियो, ये वर्ड को समझना होगा। एम बोले तो क्या, विद इन या इनसाइड, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, इनसाइड, ठीक है, ये हो जाता है। और एम और एम्ब्रियो, ब्रियो बोले तो क्या, स्वेलिंग, स्वेलिंग। तो क्या हो जाता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट होते हैं, कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट होते हैं तो क्या हो जाता है, उनका इंटरनली ऐसा लगता है कि स्वेलिंग जैसा है, इसीलिए उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अंदर जो है चाइल्ड का डेवलपमेंट है, तो इसीलिए उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। लॉजी बोले तो क्या, स्टडी। अब आपके बुक में फोटोज़ दिया हुआ है, पेज नंबर 7 पे, आप लोग चाहे तो टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। उसके अंदर डिफरेंट एनिमल्स के एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस जो है वो बताया गया है। यहाँ पर मैं नाम पढ़ लेता हूँ, फिश, सैलेमेंडर, टॉर्टॉइस, और ये क्या है, चिकन,
पिग, काउ, रैबिट एंड लास्ट में जो है मैन। अगर इन लोगों की पहली लाइन देखेंगे, हॉरिजॉन्टली पहली लाइन देखेंगे, तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये मानना या ये जानना मुश्किल हो जा रहा है कि कौन सा एम्ब्रियो कौन से एनिमल का है, इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। फिर दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे तो फिश और सेलेमेंडर का एम्ब्रियो छोड़ दो, बाकी अभी भी टॉर्टॉइस से लेके मैन तक अभी भी थोड़ा सा पहचानना मुश्किल है कि कौन सा एम्ब्रियो कौन से एनिमल को बिलोंग करता है। उसके बाद वेरी लास्ट लाइन में आ जाओ तो रैबिट एंड ह्यूमन के बीच में अभी भी पहचानना मुश्किल है कि कौन सा एम्ब्रियो किसका है। तो यहाँ से साबित होता है कि भले ही हम लोगों का रहना यानी कि हमारा रहना और क्या बोलते हैं हमारी हैबिट्स, वे ऑफ लिविंग लाइफ अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी कि ये प्रूफ दे रहे हैं कि हम लोग वही सिंगल सेल से इवॉल्व होते होते हमारे ज़रूरत के हिसाब से हमारी बॉडी में ग्रेजुअल चेंजेस आए, और ऐसा हम लोग पूरे वर्ल्ड में जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स देख रहे हैं। आई होप आप लोगों को अभी तक जो भी समझाया वो आपको समझ में आया। अगर किसी वजह से आपको कोई भी पार्ट नहीं समझा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है अपना क्वेश्चन लिख देना, और मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा। आई होप आपको जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।